नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लाया हूं जनरल साइंस के क्वेश्चन और आज हम टेंथ के फॉर्म में क्वेश्चंस करेंगे और 20 क्वेश्चंस करा रहा हूं दोस्तों पार्ट बाय पार्ट, तो विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आज की वीडियो भी हम देखेंगे 20 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे इन 20 क्वेश्चंस में। इससे पहले मैं आपको कई पार्ट्स में वीडियोस दे चुका हूं, लगभग आपके लिए दोस्तों मैं 12 पार्ट की वीडियो दे चुका हूं। ओके, ये आज मेरा 13 पार्ट है, जिसमें आज आपको मैं 241 से लेकर 260 तक के क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एज अ मॉक टेस्ट आपको वीडियो लेना है और आउट ऑफ 20 आपको कितने क्वेश्चन बन रहे थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है लाल सड़न रोग जो आपने देखा होगा गन्ने में, वो किसके कारण उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कवकों द्वारा। ओके, कवकों द्वारा होता है लाल सड़न रोग गन्ने में। कवक को दोस्तों फफूंद भी कहते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो फफूंद के कारण ये लाल सड़न रोग होता है गन्ने में। अब दोस्तों बात करें, इन कवक के द्वारा और भी रोग होते हैं किसमें, जैसे बाजरा में इगेटी रोग हो गया। किसमें, बाजरा में इगेटी रोग हो गया। धान में झोंका रोग हो गया। धान में कौन सा रोग, झोंका रोग हो गया। तो ये भी आपको नाम ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ गन्ना में लाल सड़न रोग पूछा गया, ऐसे पूछा जा सकता है धान में झोंका रोग का कारण क्या है, तो राइट करना आपको कवक। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी प्रकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टिक्का रोग दोस्तों। टिक्का रोग, ये साइंस के अंदर ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। टिक्का रोग किस में होता है ये जान लीजिए, ये मूंगफली में होता है। ठीक है, मूंगफली में टिक्का रोग होता है और प्लस किसकी कमी से किसके कारण होता है, तो फफूंद यानी कवक के कारण होता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। दोस्तों यदि ये बात करें ऑप्शन नंबर सी जीवाणु के द्वारा, तो जीवाणु के द्वारा कपास में ब्लैक आर्म रोग आपने देखा होगा। ब्लैक आर्म रोग किसमें, कपास में। ये किसके कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों जीवाणु के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार कई रोग हैं जो उत्पन्न होते हैं जिनके कारण कवक, शैवाल, वायरस, जीवाणु होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है जंग के धब्बे जो है कपड़ों में से हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका उपयोग होता है कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए यूज़ में आने वाला ये एसिड है। अब दोस्तों यहाँ अम्ल की बात हुई है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बनते हैं। देखिए कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, कंटिन्यू इस पर क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए जैसे टार्टरिक अम्ल आपका दिया हुआ है दोस्तों, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये अंगूर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अंगूर में, इमली में, ये सब अंगूर इमली में पाया जाने वाला अम्ल टार्टरिक अम्ल हो गया। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है किस में दोस्तों, पालक में पाया जाता है। पालक के अलावा टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल आपका ये एसिड जो होता है ना, अम्ल वर्षा जिसको हम लोग बोलते हैं, अम्ल वर्षा में मुख्य रीज़न अगर बोलेंगे ना तो ये यही है। ठीक है, अम्ल वर्षा का मुख्य रीज़न क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, HNO3 इसका रासायनिक सूत्र है। साइट्रिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो ये पाया जाता है नींबू में। ठीक है, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों। तो सिरका को पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एसिटम। ठीक है, इसको लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है सिरका को। अब दोस्तों यहाँ बात करें, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों सिरका में। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ बात करें जो अदर ऑप्शन है, ओरम, ओरम में किसका लैटिन वर्ड है, तो ये है दोस्तों एयू, यानी आपका सोना का जो लैटिन वर्ड क्या है, ओरम है। तो कुछ तत्वों के लैटिन वर्ड डेफिनेटली जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। फेरम जैसे हो गया, फेरम किसका लैटिन वर्ड है, तो ये लोहा का लैटिन वर्ड है। ठीक है, फेरम लोहा का लैटिन वर्ड है, यफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? ठीक है, टाइप मशीन का आविष्कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोल्स। ठीक है, सा नहीं होगा, सोल्ज होता है। ठीक है, तो सोल्ज जो है ये टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। क्लियर है, इन्वेंशन कौन किया था टाइपराइटर के? तो सोल्ज राइट होगा। दोस्तों यहाँ टाइपराइटर पूछा गया है, यानी टाइप मशीन, छपाई मशीन का पूछा जाता है तो कैक्सटन होगा। ठीक है, छपाई मशीन का पूछ ले तो कैक्सटन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये छपाई मशीन के आविष्कारक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, राइट बंधु को देखिए दोस्तों, तो राइट बंधु ने किसकी खोज की थी? राइट ब्रदर ने वायुयान की। ओके, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो राइट बंधु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? ठीक है, सूर्य की किरण में बात करें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। ठीक है, 7 रंग होते हैं सूर्य की किरण में। जो आप इंद्रधनुष में देखे होंगे, कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग होते हैं। तो इसी प्रकार सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। क्योंकि अब कहेंगे कि 7 रंग दिखते नहीं, तो होता क्या है कि ये 7 रंग जब आपस में मिलते हैं तो मिक्स होकर कौन सा कलर बनता है? वाइट कलर बनता है, और वही कलर हमको दिखता है। तो वाइट कलर जब आपस में सभी रंग मिल जाते हैं तो हमको वाइट रंग दिखता है। क्लियर है दोस्तों, जब सूर्य की किरणें होती हैं जो, ठीक है, सूर्य से जो किरणें हमें निकलती हैं और हमें प्राप्त होती हैं उसमें सारे रंग मिले होते हैं, इसलिए वो वाइट कलर का होता है। क्लियर है, इसलिए रंग का आभास नहीं होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है सूर्य के कितने रंग होते हैं। अब दोस्तों बात करें जो अपन 7 रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो एज अ ट्रिक आप ध्यान में रखिए। बात करें इसमें कौन कौन से रंग होते हैं तो दोस्तों, तो रंगों में बात करें तो आपका वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ठीक है, इसके पास ब्लू है, आपका ग्रीन है, येलो है, ठीक है, नारंगी यानी ऑरेंज है आपका, और फिर रेड। ठीक है, तो ये 7 रंग हो गए। बैजा, नीहा, पीन, आला, इस तरह आप कई सारे पढ़े होंगे ट्रिक्स 7 से 8th स्टैंडर्ड से। तो ये 7 जो रंग है ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है इसमें? तो रेड की होती है। ठीक है, रेड कलर की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है, और सबसे कम किसकी होती है? तो इस बैगनी रंग की होती है। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरीट। ठीक है, किरीट भाग जो है सूर्य के ग्रहण के समय दिखाई देता है। दोस्तों इंग्लिश में इसे कोरोना भी बोलते हैं। ओके, कोरोना। तो कोरोना पार्ट हमें दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। होता है क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है, जैसे आपस में दोनों आपका ये पृथ्वी परिक्रमण गति कर रही है सूर्य की, तो इसमें क्या होता है, बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो ग्रहण इसको कहते हैं। ठीक है, तो जब चंद्रमा पूरी तरह से आ गया, सूर्य को ढक लिया, हमको नहीं दिखाई देती, ये पार्ट जो चमकहीन हमको दिखाई देता है इधर का, यही है किरीट। ठीक है, कोरोना, यही हमें जब सूर्य ग्रहण होता है तो यहीं से हमें प्रकाश दिखाई देता है। क्लियर है, तो कोरोना पार्ट हमें दिखाई देता है कब? जब सूर्य ग्रहण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है। ठीक है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊर्जा ले जाती है। अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है जब ध्वनि तरंगी चलती हैं। ठीक है, अब दोस्तों ध्वनि तरंगे की बात करें तो ध्वनि तरंग कैसी होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। किस प्रकार की? अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं ध्वनि तरंगे। क्लियर है। अब दोस्तों बात करें, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम में तीनों माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में ध्वनि तरंगे गति करती हैं। तो इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर है दोस्तों। माध्यम की बात करें तो हवा में, यदि बात करें वायु में, तो वायु में इनकी जो गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ये ध्वनि तरंग की चाल है वायु में। ओके, इसी प्रकार सब में अलग अलग होती है। बात करें सबसे अधिक ध्वनि तरंग किस में गति करती हैं, किस माध्यम में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ठोसों में यानी लोहे में, और सबसे कम दोस्तों तो हवा में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। ठीक है, सबसे अधिक तीव्रता वाली ये ध्वनि उत्पन्न करता है कौन? बाघ दोस्तों।
दोस्तों ध्वनि जो होता है 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अवश्रव्य ध्वनि, ठीक है, एक क्या होता है अवश्रव्य ध्वनि, इसको भी जान लीजिए आप। एक होता है श्रव्य ध्वनि, श्रव्य की रेंज में आता है जिसे हम सुन सकते हैं, और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है। तो अवश्रव्य ध्वनि हम नहीं सुन सकते, पराश्रव्य नहीं सुन सकते, हम श्रव्य सुन सकते हैं, यानी 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि होती है वो हम सुन सकते हैं, लेकिन अवश्रव्य और पराश्रव्य नहीं सुन सकते। पराश्रव्य सुन सकते हैं, उत्पन्न करते हैं दोस्तों चमगादड़, वही यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? 2 टुकड़ों को बर्फ के लिया और आपस में घिसकर पिघला दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डेवी ने, ठीक है, डेवी ने ये काम किया था। दोस्तों जो अदर ऑप्शन है इनकी बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ओके, इसमें बात करें दोस्तों मार्कोनी, तो आपको मालूम होगा रेडियो के आविष्कारक है, ठीक है। टेलीफोन बेतार टेलीग्राफ के भी आविष्कारक कौन है? मार्कोनी ही है। रदरफोर्ड ने पहली बार प्रोटॉन शब्द को जो किसने दिया? तो रदरफोर्ड ने ही दिया था, ठीक है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की, ठीक है, इनकी रेडियम की खोज। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू जानवर बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता, ठीक है। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था मनुष्य ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में पूछा गया है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष के जीवन का जो अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। उसका पर्टिकुलर नेम क्या है? एक्सोबायोलॉजी। क्लियर है। पृथ्वी का अध्ययन करते हैं दोस्तों किसमें? भूविज्ञान में। ये तो मालूम ही होगा आपको, भूविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर वृक्ष लगाना। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, ये सभी रिपीटेड है जो अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो आपको इससे पहले कि 12 पार्ट 13 पार्ट बहुत सी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगी। तो क्विक रिवीजन कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। ओके, तो देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री आपका किससे संबंधित है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर वृक्ष लगाना, ये एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ओके, अब देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री में कौन सा वृक्ष लगाना दोस्तों? 12मासी, ठीक है, काष्ठी वृक्ष लगाना, और वो भी कैसे? 12मासी वृक्ष, 12मासी वृक्ष लगाना, ये एग्रो फॉरेस्ट्री में होता है, ठीक है, कृषि के साथ साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? न्यूक्लियन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है न्यूक्लियन वर्ड। ओके, न्यूक्लियन वर्ड किसके लिए यूज है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। होता क्या है दोस्तों? परमाणु है। परमाणु की खोज किसने की? तो जॉन डाल्टन ने की, ये तो मालूम होना चाहिए। अब ये परमाणु है दोस्तों, उसके नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसी को न्यूक्लियन बोलते हैं। और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर, यानी इस परमाणु के जो चारों ओर परिक्रमा, मतलब कक्षाओं में घूमते हैं, कक्षाओं में रहते हैं, वो क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। होता क्या है दोस्तों? प्रोटॉन में होता है धन आवेश, ठीक है। न्यूट्रॉन तो मान लीजिए उसमें उदासीन होता है, इसलिए आपस में संयोग कर जाते हैं और यही न्यूक्लियन कहलाते हैं। लेकिन ये प्लस आयन किस में होता है? प्रोटॉन में। और न्यूट्रॉन में निगेटिव आयन होता है, इसलिए इसके आकर्षित तो करते हैं एक दूसरे को, और इसलिए उसकी कक्षा के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्लियर है। अब इनके खोजकर्ता पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो सर जे थॉमसन ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने की। ओके, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज देखिए आपको ध्यान रखना, ई गोल्डस्टीन। ओके, प्रोटॉन खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, और यदि शब्द किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह किसका कथन है? ये स्टेटमेंट हमको बताना है किसने दिया था। तो दोस्तों ये आपको मालूम होगा, बहुत पहले के स्टैंडर्ड से आप 7-6 से पढ़ते आ रहे होंगे कि कोई पिंड यदि विरामावस्था में जब तक रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स को नहीं देते हैं, तो ये दोस्तों जड़त्व का नियम है। इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। किसका? गति का प्रथम नियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसमें,
सर आइजैक न्यूटन का ये नियम है, गति से लेकर गति से संबंधित 3 नियम इन्होंने दिए। पहला नियम, दूसरा नियम, 3 नियम दिए थे, जिसमें से पहला नियम कहता है कि जब कोई पिंड विरामावस्था में है तब तक रहेगा जब तक कि उसमें कोई वायबल कार्य नहीं करता। ओके, तो ये न्यूटन के गति का पहला नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 15 है दोस्तों। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना, ठीक है। अब देखिए, जल में तैरना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय नियम। अब तृतीय नियम कहता क्या है दोस्तों? प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होगी, ये तृतीय नियम का स्टेटमेंट है। ओके, तो इस कारण से जल में तैरना संभव होता है। देखिए, चाहे गोली, बंदूक से गोली को चलाना, ठीक है, उसमें भी तृतीय नियम लागू होता है। जितनी वेग से गोली बाहर निकलेगी उतनी वेग से आपको झटका लगेगा, ठीक है। तो ये गति का तीसरा नियम था किसका? न्यूटन का। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर का तार बना होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। और ये नाइक्रोम जो है ये एलॉय है। ये क्या है दोस्तों? ये एलॉय है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है किसका एलॉय है? निकिल का, निकिल धातु और क्रोमियम का ये एलॉय है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं नाइक्रोम को। निकिल लगभग इसमें 80% होता है और क्रोमियम होता है 20%। ये मिलकर आपस में नाइक्रोम का निर्माण करते हैं, ठीक है। और हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है क्योंकि ये उच्च प्रतिरोध होता है इसका, ठीक है। उच्च प्रतिरोध वाले तार बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग होता है। नाइक्रोम से याद आ रहा है यूरोक्रोम, ठीक है। यूरोक्रोम नहीं ध्यान में आ रहा है दोस्तों? देखिए, यूरोक्रोम किस में होता है? यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको रिलेट करते हुए पढ़ना है किसका मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में गैस दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फ्रीऑन, ठीक है। फ्रीज में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? रेफ्रिजरेटर को फ्रीज भी कहते हैं, तो फ्रीज में फ्रीऑन गैस प्रयोग में की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की? तो ओलिवर, ठीक है, ओलिवर इवांस ने रेफ्रिजरेटर की खोज की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ मीथेन देखिए, तो ये गोबर गैस का मुख्य एलिमेंट कह सकते हैं। गोबर गैस का मुख्य एलिमेंट क्या है? तो मीथेन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंवला, ठीक है। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। यहीं बात करें ऑप्शन ए की, गाजर जो है ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है, ठीक है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए यहाँ से क्वेश्चन। और अंडा यहाँ बात करें दोस्तों तो बहुत से विटामिन का अच्छा स्रोत माना गया है, ठीक है। विटामिन ए, B5, B12, तो अच्छा स्रोत बहुत से विटामिन का अंडा माना, क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब वसा, विटामिन डी अच्छा भारी मात्रा में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है, कॉफ़ी पाउडर के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, जड़ों से, ठीक है। जड़ों से प्राप्त किया जाता है चिकोरी चूर्ण। अब चिकोरी चूर्ण की बात करें तो ये चिकोरी जो इंग्लिश नेम है, कासीन इसका हिंदी नेम है, ठीक है, कासीन। तो ये कहाँ मिलता है? तो चिकोरी चूर्ण ये 12मासी पौधा है। पहली बात ये ध्यान रखिए, यह 12मासी पौधा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये नीले कलर के इसमें फूल होते हैं, पूछा जाता है अक्सर, नीले कलर के फूल होते हैं इस चिकोरी चूर्ण में, ओके। और ये जड़ी बूटी होता है जिसका यूज़ स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, इसलिए कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चूर्ण क्या है? चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? बॉटनिकल नेम पूछा गया है आम का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैंगीफेरा इंडिका। ये आम का रासायनिक नाम, वानस्पतिक नाम है आम का, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन गेहूं का हो गया, मटर का हो गया, धान का हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड किया था, वो आप देख सकते हैं, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा बॉटनिकल नेम के लिए कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन थे, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नए पार्ट्स में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।